स्टार्ट बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब क्या होता है? जिसको हम फॉलो करके हमारी मैनेजमेंट में सुधार ला सकते हैं। कई लोगों ने अपने अपने प्रिंसिपल्स, अपनी अपनी मैनेजमेंट के तरीके बताए कि भाई इस तरीके से इफेक्टिव मैनेजमेंट की जा सकती है। प्रिंसिपल इज व्हाट? प्रिंसिपल इज दैट जिससे हम अपनी जो है मैनेजमेंट में सुधार ला सकें। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? परेशानियों को दूर करके बनाए गए। मेरे को कोई परेशानी आई, मैंने उसका एक हल निकाल के एक बना दिया कि भाई ये चीज करोगे ना तो आपकी मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी। आगे जो पीछे जो प्रॉब्लम्स आई थी ना, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने प्रिंसिपल बना दिया कि भाई अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी बिजनेस में जो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी। सीधी सी बात है। अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग अपने प्रिंसिपल्स बनाए, जैसे एफडब्ल्यू टेलर है, फ्रेडरिक विल्सलो टेलर है, ठीक है, और एक हेनरी फ्योल है, ठीक है। ये दो मेन है, तुम्हारे दो हैं मतलब इस चैप्टर के अंदर में, इस यूनिट के अंदर में 2.1, 2.2 एंड 2.3 करेंगे। 2.1 देखो, अभी 2.1 देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल क्या होते हैं? देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड, देखो, ब्रॉडर एंड जर्नल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जर्नल गाइडलाइंस है। मतलब आपको मानने का तो मानो, नहीं मानने का तो मत मानो। आपकी मैनेजमेंट आप जानो। अगलों ने तो लिख के दे दिया भाई मैनेजमेंट ऐसे अच्छी हो सकती है, आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना तो अपने करो जैसे मैनेजमेंट करनी है। अगलों ने कई सालों तक मैनेजमेंट करके, प्रयास करके, रूल्स रेगुलेशन बनाए, प्रिंसिपल बन गए, नहीं बन गए वो प्रिंसिपल आप मानते हो तो मान लो, नहीं मानने तो मत मानो। अगर वो प्रिंसिपल आप मानोगे तो आपकी मैनेजमेंट में सुधार आएगा। समझ आ रही है? तो आपकी मैनेजमेंट तभी सुधर सकती है जब वो प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली फॉलो करवाया जाए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कंपल्शन नहीं है यहाँ पे कि भाई मानने ही पड़ेंगे, नो, मैनेजर की मर्जी है। मैनेजर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को माने चाहे ना माने, उसकी मर्जी है, उसकी मैनेजमेंट में फर्क पड़ेगा। उत्तरदायित्व तो उसका ही है ना, जवाबदेही तो उसकी है, मैनेजर की है। मैनेजर जवाब देगा, सीधी सी बात है भाई। अगर मैनेजर जवाब देगा तो मैनेजर सोचेगा ना मानने के नहीं मानने के। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत जो बनाए गए हैं, ठीक है, मैनेजमेंट को इफेक्टिव करने के लिए, मैनेजमेंट में सुधार लाने के लिए। अगर मैनेजमेंट में सुधार लाना चाहते हो तो प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है। सही है? मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ आया? मीनिंग समझ आया नहीं आया? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। एक डेफिनेशन कर लो, ये वाली कर लो। प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल स्टेटमेंट और ट्रूथ प्रोवाइडिंग ए गाइड टू द थ्रू और एक्शन। भाई कहने का सीधी सीधी बात है, मेरे को एक गाइड मिल रही है, भाई फलाना चीज इतनी आसानी से ऐसे कर सकते हो आप, आपको करनी है करो, वो चीज फॉलो नहीं करनी मत करो। अगले ने तो लिख के दे दी ना, अगले ने मेरे को लिख के दे दी, फॉलो करो चाहे मत करो, आपकी मर्जी है ना, मैनेजर की मर्जी है। आपको एक गाइड मिल गई, गाइडेंस मिल गई, मैनेजर अपने बिहेवियर में चेंज ला सकता है, लाना चाहिए तो एक इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकता है। मेरे को एक रास्ता दे दिया कि भाई ऐसे चल लो, तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहली डेफिनेशन ये कहना चाहती है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, एक डेफिनेशन कर लेना काफी है। अब आगे देखो, देखो क्लासिफिकेशन, क्लियरिफिकेशन ऑफ सम सिमिलर लुक्स टर्म्स हैविंग डिफरेंट मीनिंग। ये वाली बाद में करेंगे चीज, जो मेन है वो करते हैं पहले, ठीक है। वो वाली चीज देखो, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फीचर का मतलब होता है विशेषता। विशेषता मतलब क्या क्या फीचर है। मान लो तुम्हारा फोन है, उसके अंदर क्या क्या फीचर है, इसमें ये है, इसमें 8 GB रैम है, इसमें फलाना है ढिमकाना है, तो फीचर तो मैनेजमेंट के भी होंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर है, पहला फीचर बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस। देखो सीधी सीधी बात है, जो प्रिंसिपल है बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस एंटिटी दोनों पे लगेंगे। इसके बाद स्मॉल एज वेल एज लार्ज, दोनों तक देखो, दे कैन बी अप्लाइड। स्मॉल छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बिजनेस पे अप्लाई होंगे। देखो पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों पे अप्लाई होंगे। मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर दोनों पे अप्लाई होंगे प्रिंसिपल जो है, ठीक है। अब देखो द एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस एंटिटी। देखो जर्नल गाइडलाइन है ये, भाई कंपल्शन थोड़ी है। पहला प्रिंसिपल क्या था? यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी, मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, डिसिप्लिन है मान लो,
अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या बिजनेस में काम हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी भी सेक्टर में लो, डिसिप्लिन कंपलसरी है ना। अगर आप डिसिप्लिन से काम करोगे तो तभी काम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। कितना भी कुछ भी उखाड़ लो, नहीं हो सकता कुछ भी। जब तक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा, जब तक ये प्रिंसिपल बना दिया, हेनरी फ्योल ने बनाया था ये प्रिंसिपल। हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांतों में एक डिसिप्लिन को भी सिद्धांत मान के चला है। वो कहते थे कि भाई डिसिप्लिन से अगर काम होगा तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की ओर जा सकती है, नहीं तो नहीं जाएगी। कोई भी काम ले लो, सभी में डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है। तो पहला क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे प्रिंसिपल्स है यूनिवर्सल मतलब सार्वजनिक एप्लीकेबल होते हैं, सब जगह अप्लाई होते हैं। सही है? छोटे से छोटी फर्म हो, बड़ी से बड़ी फर्म हो, चाहे सोशल वेलफेयर का हब हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, कोई सा सेक्टर हो, सब जगह एप्लीकेबल है। जर्नल गाइडलाइन है, थोपी नहीं जाती है आपके ऊपर। आपको मानने का मानो, नहीं मानने का मत मानो। लॉ एंड ऑर्डर थोड़ी है। आपको एक बात कह दी कि भाई ऐसे कर लो ये काम, आपने नहीं करा, आपने अपनी चलाई, तो बात खत्म कर लो अपने आप। दिस इज जर्नल गाइडलाइन। जर्नल गाइडलाइन क्या मतलब? जो मैंने आपको जर्नल गाइडलाइन दी है, ऐसे करना चाहिए काम, ताकि आपकी इफेक्टिव मतलब कैपेबिलिटी बढ़े, आपकी इफेक्टिव हो सके चीज़। मैंने किसी को बताया कि टाइपिंग ऐसे करो, तब आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है? अगला अपने तरीके से कर रहा है, कर लो भाई, मैंने तो गाइडलाइन देनी थी ना। मैं आपके हाथ तो पकड़ के करवा नहीं सकता ना, मैंने कंपल्शन की। अगर आप अपनी मर्जी से कर रहे हो तो गलत है वो काम। अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे तो मेरे को पता है, क्योंकि मैंने कई सारी गलतियां की है इसमें, कई सारी चीजें समझी है मैंने, प्रिंसिपल बनाए हैं किसी चीज के, खुद डेवलप किए प्रिंसिपल, तो मेरे को पता है ना क्या सही है क्या गलत है। मैंने आपको प्रिंसिपल दे दिए, आप पालन करो तो करो, मत करो नहीं तो। जर्नल गाइडलाइन है ना, कहने का सीधा सीधा मतलब ये है। कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर, थोप नहीं रहा मैं आपके ऊपर। करने का करो, नहीं करने का मत करो। आगे चलो। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। भाई सीधी सी बात है, जब मैं टाइपिंग करता था या मैं कुछ करता था, बहुत सारी परेशानी आई, प्रैक्टिसेस की, एक्सपेरिमेंट्स किए, तब बने ना ये प्रिंसिपल, तब बने ना प्रिंसिपल। कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे को बार बार दिक्कतें आ रही थी उसमें, मैंने प्रॉब्लम का हल लिख दिया कि भाई ये प्रॉब्लम आए तो ऐसे करो, ऐसा ऐसा करो। अब मेरे को अच्छा लग रहा है वो प्रिंसिपल मैंने दे दिया, लो भाई ये प्रिंसिपल बना दिया। किसी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन ये है, प्रिंसिपल ये है, पालन करोगे हो जाएगा काम। फॉर्मूला दे दिया किसी को करने का काम। सही है कि नहीं है? दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब एक्सपेरिमेंटल बेस होते हैं कि नहीं होते? भाई मेरे को परेशानियां आई होगी, दिक्कतें आई होगी, तभी तो प्रिंसिपल बनाया मैंने, सीधी सी बात है। तो अगला देखो, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या है? अकॉर्डिंग टू द वर्किंग सिचुएशन प्रिंसिपल वेरी करते हैं। देखो, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट द स्टैटिक गाइडलाइन। स्टैटिक मतलब सेम, ठीक है, विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली। They are flexibility and manager have the discretion to modify them as per the demand of the given situation। मतलब सिचुएशन की जो डिमांड बोल रही है ना, उसके अकॉर्डिंग काम करने पड़ेगा। हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, एक इसको मैं एग्जांपल देता हूँ। हेनरी फ्योल बोलते हैं कि भाई आप है ना, ये जो दिख रहा है त्रिकोण, ट्राइंगल दिख रहा है, बोला इस शेप में कम्युनिकेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन में। टॉप लेवल को अगर लोअर लेवल को बात करनी है, किसी से सजेशन चाहिए तो मिडिल लेवल से लेगा। मिडिल लेवल को अगर किसी से बात करनी है टॉप लेवल से लेगा। लेबरों को किसी से बात करनी है तो सुपरवाइजरी से बात करेगा। अब इमरजेंसी है। इमरजेंसी क्या है? कस्टमर आया ऐसा कि 1 करोड़ की सेल, 1 करोड़ का ऑर्डर लेके आया, ओके। अगला बोला मेरे को 1 घंटे में जवाब चाहिए। आप मेरे को कोटेशन दे रहे हो या नहीं दे रहे? लास्ट फाइनल प्राइस मैंने रख दिया 100 रुपये पर यूनिट। देने का तो बोलो, नहीं देने का तो बोलो। अब ये यूं थोड़ी है, पहले ये उससे पूछेगा फिर उससे पूछेगा, बहुत लेंथी प्रोसेस है। प्रिंसिपल वेरी कर जाएगा, कहने का ये मतलब है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इमरजेंसी को देखते हुए आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं। सही है? हर जगह यूं थोड़ी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी पूरी। सही है? तो कहने का ये मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मतलब चेंजेस पॉसिबल हैं। यूं नहीं है कि करना ही करना पड़ेगा पालन। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे थोड़ी कह देंगे भाई कैसे आ गए ये लेबर हमारे पास, कैसे सुपरवाइजर हमसे मिल रहा है डायरेक्ट, कई बार मिलना पड़ सकता है भाई। लेकिन हेनरी फ्योल तो ये कहते हैं कि भैया सुपरवाइजर मिडिल लेवल मैनेजर से मिलेगा, मिडिल लेवल टॉप से बात करेगा। सुपरवाइजर को इमरजेंसी में बात करनी पड़ेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या वो नहीं कर सकते? बात कर सकते हैं ना। सही है? तो ये बात है फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद में देखो 5वां फीचर क्या है? मेनली बिहेवियरल। बिहेवियरल का मतलब क्या है?
ये जो प्रिंसिपल है बिहेवियर को चेंज करने का काम करते हैं, इंसान की मानसिकता को बदलने का काम करते हैं। मैं जो काम करता था वो लॉन्ग रूट से करता था, मेरे को प्रिंसिपल बताए गए, मेरे को समझाया गया इस तरह से काम होता है भैया, आसान तरीके से समझा दिया मेरे को। अब मेरे बिहेवियर को चेंज कर दिया इन्होंने, मेरी डायरेक्शन को मोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल। मतलब बिहेवियरल बेसिस होते हैं, मैनेजर के बिहेवियर को चेंज करते हैं ये लोग, समझे? मैनेजर के बिहेवियर में सुधार लाना प्रिंसिपल का काम है। मैनेजर के अंदर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस लाना प्रिंसिपल का काम है। सही है, आगे चलो। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का कोज का मतलब क्या था? कारण, और इफेक्ट का मतलब परिणाम। सही है, कारण और परिणाम बताता है ये, रिलेशनशिप बताता है इन दोनों के बीच में। रिलेशनशिप के का मतलब संबंध है ना, इस चीज के ये कारण हुए और ये परिणाम होंगे, कारण और परिणाम। देखो, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन कोज एंड इफेक्ट, देयर स्पेसिफिक वट द अल्टीमेट आउटकम विल बी इफ इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन वुड इज डन इन द पर्टिकुलर मैनर। कहता है कि भाई आप ऐसे करोगे ना तो आपको ये परिणाम मिलेंगे। अगर भाई वही बात है, अगर आप, मैंने बोला आपको जर्नल मेरी गाइडलाइन फॉलो करके चलो, आपके अच्छे नंबर आएंगे, मैंने ये बोल दिया, आपको ये परिणाम मिलेंगे। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा, मैंने आपको बताया, आपने फॉलो नहीं किया, आपकी गलती है ना भाई। सही है, मैंने तो अपनी गाइडलाइन रखी ना, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता दिया मैंने तो मैनेजर को। मैनेजर अब उस अकॉर्डिंग काम करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो भाई मैनेजर की गलती मानी जाएगी ना। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझाया कि नहीं आया? अब इसको एक्सप्लेन करना आगे कोई केस हाँ, तो स्टडी है उसकी। केस स्टडी है तो इसको इस हिसाब से एक्सप्लेन करना होगा। देखो, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन द कोज एंड इफेक्ट। रिलेशन बताएगा ना कोज एंड इफेक्ट के बीच में। दे स्पेसिफाई व्हाट द अल्टीमेट आउटकम, भाई क्या मिलेगा हमारे प्रिंसिपल को फॉलो करके, ठीक है ना, इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। बस यही तो बात है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या आउटकम मिलेगा अगर आप ये हमारा प्रिंसिपल फॉलो करते हो। तो यही एक बना छठा करेक्टर। एक है कॉन्टीजेंट। कॉन्टीजेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्टीजेंट का मतलब होता है कई जगह पे कोई चीज लग भी जाए और कई जगह पे कोई चीज ना भी लगे। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर अफेक्टेड बाय प्रिवेलिंग द सिचुएशन। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अफेक्ट होते नहीं होते। देयरफॉर द डिस्क्रिशन टू द इम्प्लीमेंटेशन देम इज, देखो, कॉन्टीजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या सिचुएशन मायने रखती है, क्या पता प्रिंसिपल अप्लाई भी ना हो। ऐसी सिचुएशन आ रखी थी भाई, लेबर मार्केट में है नहीं, शॉर्टेज है लेबर की। अब एफडब्ल्यू टेलर के सिद्धांत लगाने लग जाए तो लेबर तो भाग जाएगी। इमरजेंसी है तो भाई लेबर को टिका के रखना पड़ेगा किसी भी तरीके से। सही है, तो मतलब लेबर के साथ में बहुत ज़्यादा वो होती है उसके अंदर। मैं एफडब्ल्यू टेलर की जब बात करेंगे जब बताऊंगा मैं, ठीक है। मतलब कंटीजेंट समझ आया नहीं आया? कंटीजेंट होते हैं कई जगह पे लग भी जाते हैं और कई जगह पे नहीं भी लगते, क्या पता, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस, फायदे क्या है इसके मैनेजमेंट के? देखो, प्रोवाइड मैनेजर्स विल यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। मैनेजर को यूजफुल इंसाइट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं। भाई इस काम को मैं इतनी आसान तरीके से कर सकता हूँ, मैं उसको सीखूंगा प्रिंसिपल को, भाई हाँ ये चीज़ है, ठीक है। अपने बिहेवियर में डालने की कोशिश करूंगा मैं उसको, मेरे को क्या होएगा, यूजफुल इंसाइट्स मिलेंगे, है ना। अब देखो, जो यूजफुल इंसाइट्स है मैं उसको रियलिटी में बदलने की कोशिश करूंगा। देखो, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेक्स द मैनेजर अवेयर अबाउट द मैनर इन विच ही शुड एक्ट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन सो दैट ही डज नॉट रिट्रीट द पास्ट मिस्टेक्स। भाई पीछे जो गलतियां हुई थी वो नहीं दोहराई जाएगी। सही है कि नहीं है? मेरे को प्रिंसिपल्स को पढ़ के मैं उनको अपने बिहेवियर में डालने की कोशिश करूंगा, तो आगे जो गलतियां होएगी ना फ्यूचर में वो टल जाएगी। किसकी वजह से? प्रिंसिपल फॉलो करने लग गए हम। सही है, तो ये बात है। आगे देखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अगर प्रिंसिपल का पालन करवाया जाएगा तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होंगे नहीं होंगे, रॉ मटेरियल खराब नहीं होगा। अब हेनरी फ्योल ने बोला कि लेबरों को अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि लेबरों को अच्छे से ट्रेंड करो तब उनको काम दो।
अब लेबर अच्छे से ट्रेंड होंगे तो रिसोर्सेज बचेंगे नहीं बचेंगे, माल खराब नहीं होएगा, सुपरविजन की जरूरत नहीं है उनको, सही है कि नहीं है। तो उन्होंने तो बढ़िया ही कहा है अपनी तरफ से। देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इक्विप्ड द मैनेजर टू पुट द लिमिटेड रिसोर्सेज, देखो रॉ मटेरियल है जैसे, है ना, इसके बाद टू ऑप्टिमम यूज, ऑप्टिमम मतलब क्या है, प्रॉपर यूज हो सके, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से काम करवाया जा सके, समझा ही नहीं आई। दूसरा फायदा क्या है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा अगर हम प्रिंसिपल का काम करते हैं। तो प्रिंसिपल, अब मान लो हम डिसिप्लिन बना के चलते हैं, इन जो लेबर हमारे मान लो 10 लेबर है, 10 लेबरों का टाइम बर्बाद नहीं होगा, नहीं होगा भाई, घंटा बर्बाद कर दिया उन्होंने टाइम पास करते करते, डिसिप्लिन ही नहीं है, तो क्या होगा, हमारी फैक्ट्री का नुकसान है ना भाई, सीधी सी बात है। ऑर्गेनाइज, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि डिसिप्लिन बना के रखो, डिसिप्लिन बना के रखो तो टाइम बचेगा भाई, सीधी बात है ना, टाइम बचेगा, काम भी ज्यादा होगा, सही है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होंगे अगर आप प्रिंसिपल का पालन करते हो तो आपको यह आउटकम मिलेगा, ये बढ़िया चीज होगी आपके साथ, एक ये फायदा है। दूसरा अगला साइंटिफिक डिसीजन है। ये साइंटिफिक डिसीजन क्या है, जैसे साइंस एक्सपेरिमेंटल बेस है, साइंस के अंदर में प्रयोग किए गए जब कोई चीज निकाली गई, कोई फॉर्मूला बना, तो वैसे ही जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ये भी साइंटिफिक बेस है। कोई प्रॉब्लम्स आई होगी उसके दिमाग में, सारी चीज आई होगी तभी उसका हल निकला भाई। उसका प्रिंसिपल कब डिफाइंड हुआ किसी चीज को हल करने का, तब डिफाइंड हुआ जब उसको प्रॉब्लम्स आई, उसने उसका छुटकारा पाने के लिए कोई तरीके अपनाए होंगे, उसको वो तरीका बहुत ही अच्छा लगा तो उसने उसको प्रिंसिपल का नाम दे दिया, सही है। तो ये बात है। इसके मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स को, चेंजेस को एडॉप्ट करवाने का काम भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। ये देखो एक तरह से देखा जाए तो देखो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प मैनेजर्स टू मीट चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एज दे आर फ्लेक्सिबल टू एडॉप्ट डायनेमिक बिजनेस एनवायरमेंट। हेनरी फेयोल क्या कहते हैं कि भाई डायनेमिक जो चेंजेस आते रहते हैं ना उसको एडॉप्ट करवाना चाहिए, तो ये वो भी बात बोल रहे हैं। तो एक ये भी एडवांटेज है कि भाई एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको एडॉप्ट करवाने का काम है, ये भी फायदा है। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने प्रिंसिपल ये भी बताते हैं कि सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इंसान। हेनरी फेयोल कहते हैं कि लेबरों को सैलरी उचित देनी चाहिए, बढ़िया देनी चाहिए, ताकि लेबर अच्छे से अच्छा काम कर सके, लेबर अपनी एफिशिएंसी अच्छे से अच्छी दिखा सके, लेबर को अदर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो एक ये भी बेनिफिट हुआ कि फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो पा रही है, प्रिंसिपल्स के कारण हो पा रही है ना, तभी लेबर अच्छे से काम कर पाएंगे जब लेबर को रेम्यूनरेशन ठीक मिलेगी, सही है, नहीं तो लेबर डिमोटिवेशन में आएंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, देखो मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, ये तीनों चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मतलब मैनेजमेंट ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए मैनेजमेंट को। देखो ट्रेनिंग, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल ट्रेंड मैनेजर टू डेवलप सम मैनेजमेंट टेस्ट सच एज एटीट्यूड टेस्ट, मतलब कहने का क्या, मैनेजमेंट को आप प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे ना, मैनेजमेंट को, मैनेजर को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, रूल्स, प्रिंसिपल, रेगुलेशन कैसे बनाते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, सारा कुछ सीखेगा ना वो लोग, वो बंदा तभी काम कर पाएगा एफिशिएंसी से, तभी मैनेज कर पाएगा सिस्टम को। इसके बाद में देखो एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन भी दो जो जरूरत है मैनेजर को मिलनी। रिसर्च, देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मैनेजमेंट टेक्निक, न्यू मैनेजमेंट टेक्निक डेवलप करो भाई, क्या दिक्कत है, बढ़िया बढ़िया टेक्निक डेवलप करो, अपने प्रिंसिपल भी बनाओ आप, क्या पता आपके प्रिंसिपल भी इतने बढ़िया लगे कि बुक में आ जाए, हो सकता है रिसर्च आपकी इतनी बढ़िया हो, ठीक है। अपनी हुई 2.1 हुई। इसके बाद में आगे चलो 2.1 के बाद में 2.2, देखो FW टेलर करवाऊंगा लास्ट में। FW टेलर मैंने कहा, क्या कहा, आज ये चैप्टर पूरा होगा, क्वेश्चनों के साथ होगा, वो क्वेश्चनों के साथ ही बोला है मैंने वो, ठीक है। इसके बाद में आगे बोला क्या, FW टेलर के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल की बात हुई थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब ये था कि भाई अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो करके चलोगे तो आप बिजनेस में सक्सेस कर जाओगे। मैनेजर अपनी एफिशिएंसी बनाने के लिए, मैनेजर एक अच्छी मैनेजमेंट करने के लिए प्रिंसिपल का पालन करके कर सकता है सुधार अपनी मैनेजमेंट में, ठीक है। और ये कंपल्शन नहीं है, आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा, आपको पालन करने का करो, नहीं करने का मरो, अपने हिसाब से कर लो भाई मैनेजमेंट, क्या दिक्कत है,
कर तो रही हो तुम अपने हिसाब से मैनेजमेंट, प्रिंसिपल का पालन करोगे तो देखो अच्छी मैनेजमेंट हो जाएगी, नहीं तो मरो, और क्या इलाज है, अगले ने तो लिख के दे दिया, है ना, यही बात है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या लिखते हैं, फ्रेडरिक विंसलो टेलर है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो है इसकी मान लो डेट वगैरह भी आ सकती है पेपर में, 1 नंबर में पूछ ले, क्या पता। लाइफ टाइम क्या रहा है इसका, मार्च 20 1856 से मार्च 21 1915 तक इनका टाइम पीरियड रहा, इतना ये जिए, ठीक है। प्रोफेशन क्या था, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे एफ.डब्ल्यू. टेलर, ठीक है। देखो पोजीशन हेल्ड अप्रेंटिस मैकेनिस्ट, देखो 1874 में। एग्जीक्यूटिव ऑफ मिडवेल स्टील कंपनी, सुना हो मिडवेल स्टील कंपनी, हिस्ट्री में आता था कई बार, उसमें भी ये क्या रह चुके, एग्जीक्यूटिव रह चुके। एट देखो बिटमैन आयरन कंपनी 1898 विच देखो लेटर बिकम्स जो भी है बेथहेल स्टील कंपनी, मतलब इस कंपनी के अंदर में भी ये अपनी एक पद पे रह चुके कंपनी के अंदर में। प्रोफेसर एट टक स्कूल ऑफ बिजनेस फाउंडेड इन 1900, मतलब कहने का क्या है, टक स्कूल ऑफ बिजनेस था एक, इन्होंने नया खोला होगा, वहाँ पे ये क्या थे, प्रोफेसर थे। इसके बाद में आगे चलो, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, मतलब पूरी सोसाइटी के प्रधान बन चुके थे ये उस टाइम, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम 1906 टू 1907, ठीक है। ये इनका सफर था पूरा, उसके अंदर में इन्होंने अपनी बुक भी लिखी साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर। साइंटिफिकली का क्या मतलब है, सीधी सीधी बातें कह रहे हैं, हर चीज को परखो और फिर देखो उसमें टाइम कितना लग रहा है, और सामने वाले से उसके अकॉर्डिंग काम करवाओ और उसके अकॉर्डिंग उसको दिहाड़ी दो। समझ रहे हो मेरी बात। एफ.डब्ल्यू. टेलर का ये मानना था, एफ.डब्ल्यू. टेलर ये कहना चाहते थे कि भाई साइंटिफिकली देखो उस काम में कितना टाइम लग रहा है, उस काम को कितनी देर में किया जा सकता है, उस काम के अंदर लेबर जितने मोशंस ले रहे हैं वो कैसे रोके जा सकते हैं, लेबर टाइम पास कर रहा है बीच में, रोका जा सकता है इस तरह से। मतलब इनका कहने का इन शॉर्ट ये मीनिंग था, साइंटिफिकली मैनेजमेंट करो तब पार पड़ेगी बिजनेस की। तो ये इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर बात करी थी पूरी, ठीक है। देखो मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, देखो इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट विच थिंक दैट बाय, देखो साइंटिफिकली, देखो एनालाइजिंग वर्क इट वुड बी पॉसिबल टू बी फाइंड वन बेस्ट वे टू डू इट। कहने का सीधा सीधा मतलब है साइंटिफिकली एनालाइज करो वर्क को और एक ऐसा तरीका ढूंढो जिससे आसान से आसान और सस्ते से सस्ते में काम हो जाए। सही है कि नहीं है। साइंटिफिकली एनालाइज करो हर चीज को और उसको देखो कितने आसान तरीके से और कितने सस्ते में वो काम हो सकता है। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके करता धरता है एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। सही है। तो इन्होंने ही तो यही तो लेके आए हैं और तो कोई है ही नहीं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में कंसेप्ट इन्होंने ही दिया, इन्होंने ही बुक लिखी। कितनी बुकें लिखी हुई है मैनेजमेंट के ऊपर। देखो मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, देखो लिटरली मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट इन ए साइंटिफिक मैनर इन ऑर्डर, देखो वर्ड्स disregarding the traditional approaches to the management and adopting newer and more scientific approaches in their देखो place in is called scientific management। मतलब ट्रेडिशनल प्रिंसिपल को ये नहीं मानते, बोले पुरानी विचारधारा हैं वो। हम तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं, साइंटिफिकली प्रैक्टिकली, मतलब एनालाइज करो पहले वर्क को, उसको सस्ते से सस्ते तरीके से कैसे किया जा सकता है। सीधी सी बात है यार, कोई भी काम कर रहा हूं मैं तो ये देखूंगा ना आसान से आसान और जल्दी से जल्दी कैसे किया जा सकता है। वही एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला ना, हम करते हैं वो काम, उन्होंने बस वो लिख के दे दिया वही चीज है। दिस इज कॉल्ड एफ.डब्ल्यू. टेलर के सिद्धांत। अभी स्टार्ट करते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर का मतलब बताया मैंने, एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या कहना चाहते हैं अपनी भाषा से। सही है, आगे चलो। डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सबसे पहली डेफिनेशन एफ.डब्ल्यू. टेलर की डेफिनेशन याद करना। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ नॉलेज, देखो नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मीन टू डू एंड देन सीन टू इट दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। कहने का मतलब क्या है, पहले तो ये जानो आप करना क्या चाहते हो,
उसके बाद में ये देखो कि वो सस्ते से सस्ते तरीके में कैसे हो सकता है, सीधा सीधा बोल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। कह रहे पहले तो ये देखो कि आप क्या करना चाहते हो और फिर उसको सस्ते से सस्ते में करवाना ही साइंटिफिक मैनेजमेंट है। कैसे हो सकता है वो और उसको सस्ते से सस्ते में कैसे करवाया जा सकता है, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। साथ साथ इसके बारे में तेरे पास बुक नहीं है, इसके बाद में आगे चलो, आगे चलो। इसके बाद में देखो क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देखो इन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए कुछ एक, ये प्रिंसिपल है फर्स्ट प्रिंसिपल, साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब। कहने का क्या मतलब है, साइंस रूल ऑफ थंब नहीं है, जो बना दिया वो बना नहीं रहेगा। कहने का मतलब है साइंस इज चेंजेबल इन नेचर, साइंस में चेंजेस आते रहते हैं, साइंस में चेंजेस आते रहते हैं, चेंजेस के अनुसार आपको डालना पड़ेगा सिस्टम। मैनेजमेंट मस्ट देखो यूज साइंटिफिक रेदर देन द रूल ऑफ थंब अप्रोच। जो लकीर खींच दी उसी पे चलना जरूरी नहीं है भाई, अपनी भी बनानी पड़ेगी, अपने रास्ते खुद भी बनाने पड़ेंगे। कहने का ये मतलब है, सीधी सीधी बात है। साइंटिफिक देखो साइंस इज नॉट ए रूल ऑफ थंब, हमेशा सेम रहे चीज पॉसिबल नहीं है। चेंजेबिलिटी संसार का नियम है, ठीक है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर परिवर्तन ही नहीं होंगे ना तो जो जहां है वो वहीं रह जाएगा, उससे भी गिर जाएगा। अगर आप अपने अंदर चेंज नहीं कर सकते तो आपको मार्केट में या फिर आपको कहीं पे भी रहने का कोई हक नहीं है, आप उससे भी गिर जाओगे। जिस पद पे आप हो फिलहाल, जिस पोजीशन पे आप हो फिलहाल, उससे भी नीचे के स्तर पे आ जाओगे एक दिन, अगर आप मेहनत नहीं करते, अपने अंदर चेंज करने की कोशिश नहीं करते तो। ठीक है, साइंस इज नॉट ए रूल ऑफ थंब, मतलब जो बना दिया उसी पे भरोसा करना। भाई चेंजेबिलिटीज आती रहती है, उसके अनुसार आपको अपने आप को डालना पड़ेगा। देखो देयर मेथड कैन बी डेवलप through scientific study and analysis of each element of a job and should substitute rule or rule of thumb. Their standard method they should be followed throughout the organization. कह रहे पहले एनालाइज करो काम को, फिर एक रूल बनाओ, स्टैंडर्ड बनाओ, फिर उसका पालन करवाओ। मतलब मैं बोलता हूं ये रिमोट 10 यूनिट बन जाती है 1 घंटे में। मैंने एनालाइज करवाया, एक अच्छे मतलब एक स्टैंडर्ड वर्कर से काम करवाया। मैं कहा भाई काम कर, अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करो। मैं देखना चाहता था कितने रिमोट बनेंगे 1 घंटे में। उसने 10 यूनिट बनाने में कामयाब हुआ, तो मैंने स्टैंडर्ड टाइम बना दिया, 1 घंटे में 10 यूनिट बनेगी भाई। अब मेरे को ये पालन करवाना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई मेरे पास 10,000 लेबर है, 1 घंटे में 10 यूनिट का सिस्टम सेट किया हमने कि 1 घंटे में 10 यूनिट बननी चाहिए। ठीक है, 10 यूनिट बनाओ अब। ठीक है, जो 10 यूनिट बनाएगा बहुत एफिशिएंट लेबर है, बढ़िया लेबर है। जो 10 यूनिट के अलावा 12 बना दी जिसने, वो और भी एफिशिएंट है। जो 8 बना पाया वो खत्म है, उसको निकाल लेंगे जॉब से, उसको वार्निंग देंगे। अगर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग देंगे। चेंजेस तो तभी हो सकते हैं ना जब आप प्रिंसिपल का पालन करोगे। भाई कहां दिक्कतें आई उससे पूछेंगे ना, समझ आई? तो ये बात है। मैं बिजनेस जब करवाता हूं ना, मैं अपने आप को बिजनेसमैन मान के चलता हूं। मैं ये मान के चलता हूं मैं फैक्ट्री चलाने लग रहा हूं और फैक्ट्री के अंदर बैठा हूं मैं, उस हिसाब से सोचा करो तुम भी। आगे चलो, देखो हार्मनी नॉट डिसगार्डेड। हार्मनी का मतलब होता है खुशनुमा वातावरण, मतलब खुशी खत्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा लगने लग जाएगा मशीनें एक काम कर रही है। समझ आ रही है? तो कहने का मतलब यह हार्मनी नॉट डिसगार्डेड। देखो देयर प्रिंसिपल एम्फेसिस दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। वर्कर और मैनेजमेंट के अंदर में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, तभी मैनेजमेंट काम कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती। ये प्रिंसिपल तभी लागू हो सकते हैं जब अच्छी बॉन्डिंग होएगी। ठीक है, तो इसके अंदर में देखो समझ आया, हार्मनी नॉट डिसगार्डेड। देयर रिक्वायर्ड मेंटल रिवैल्यूएशन, दिमागी तौर पे रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं हम लोग on the part of both management and worker. Both management and the worker should transform their thinking. अपने थिंकिंग लेवल को बदलो। एक तो लेबर क्या सोचता है, यार काम करो और निकलो यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन से, 8 घंटे पूरे हुए और भाग गए, है ना। एक तो उसकी थिंकिंग लेवल को बदलना चाह रहे हैं हम, तेरे को कमीशन देंगे, तेरे को ये देंगे, तेरे को वो देंगे, टाइम पे काम पूरा करो और सब, है ना। बात ये। तीसरा, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कहने का मतलब ये है कि
सभी लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करें ना, तब बात बनेगी। इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, मेरा काम हो गया बाढ़ में जाए जनता, वो नहीं होना चाहिए। कोऑपरेट होना चाहिए भाई, एक दूसरे को कोऑपरेट करो, कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। एक प्रिंसिपल इन्होंने ये दिया, द प्रिंसिपल स्टेट दैट द देखो कंपटीशन शुड बी रिप्लेस टू कोऑपरेशन। टीम भावना के साथ काम करो, कोई पीछे छूट जाए तो उसका साथ लेके चलो, इनका कहने का ये मतलब है सीधा सीधा। सही है। फॉर दिस मैनेजमेंट शुड देखो हैप्पीली एक्सेप्ट द कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉइज एंड दे शुड बी रिवार्डेड फॉर द सेम। एम्प्लॉइज से सजेशन लो और उसको ठीक करने की कोशिश करो। अगर लगता है कि भाई एम्प्लॉय ने अच्छा सजेशन दिया तो उनको रिवार्ड भी दो उसके लिए। ठीक है, आगे चलो, आगे क्या कहना चाह रहा है। तो देखो चौथा प्रिंसिपल देखो क्या, देखो हार्मनी नॉट डिसगार्डेड और कोऑपरेशन एंड इंडिविजुअलिज्म। समझ आ गए? इन दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, बताऊंगा मैं ये डिफरेंस, क्वेश्चनों के दौरान ही बता दूंगा। देखो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। देखो हर बंदे की डेवलपमेंट होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, जितनी उसकी कैपेसिटी है ना, उसकी क्यूरियोसिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसकी डेवलपमेंट जरूरी है, उसकी ट्रेनिंग जरूरी है, उसका विकास जरूरी है, उसको जीवन में आगे बढ़ाना जरूरी है। उसको लगना चाहिए ना भाई कि भाई मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं तो मेरी ग्रोथ हो रही है। सही है। अगर मेरे को ये लगने लग जाएगा ग्रोथ ही नहीं हो रही तो बात खत्म, मैं और ऑर्गेनाइजेशन पकड़ूंगा। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो ये बात है। आगे देखो टेक्निक ऑफ देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट, इन्होंने टेक्निक्स दी। टेक्निक्स क्या है? देखो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेक्निक्स का मतलब होता है पद्धति, हिंदी में बोले तो। मैं तो भाई हिंदी मीडियम से हूं, मेरे को हिंदी भी आती है सारी, मैं सारी लाइनें हिंदी में बता सकता हूं ये। ठीक है। अभी देखो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सबसे पहला देखो इन्होंने क्या टेक्निक्स बनाई, मेथड्स बनाए, प्रिंसिपल को फॉलो करवाने के मेथड्स बनाए इन्होंने। कुछ एक मेथड बनाए। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ओनली ब्रिंग out the basic philosophy behind the theory. The question which now arise is how to implement these principles practically. Practically कैसे अप्लाई करा जाए? Practically इसलिए इन्होंने फंक्शनल, देखो इन्होंने अपनी पद्धति बनाई, टेक्निक बनाई, मेथड बनाई। ठीक है। Taylor has देखो devised the following technique for actually implementing the principle of scientific management. साइंटिफिक मैनेजमेंट को फॉलो कैसे करवाए, प्रिंसिपल्स को इन्होंने टेक्निक बना के दी ऑर्गेनाइजेशन को कि ऐसे ऐसे फॉलो करवा सकते हो आप। सबसे पहले बोले कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप बना दो। फंक्शनल फॉर्मेनशिप कैसे बना दो? देखो फंक्शनल फॉर्मेनशिप, व्हाट इज फंक्शनल फॉर्मेनशिप? देखो इट रेफर्स टू दैट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच मेक पॉसिबल द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। कहने का ये मतलब है इनका फंक्शनल फॉर्मेनशिप का कहने का क्या मतलब पता है? एक स्पेशल काम किसी स्पेशल बंदे को दो जो उस चीज में एक्सपर्ट हो। मान ले इसको क्रेन चलानी बड़ी आती है, इसको क्रेन चलाने का काम दे दिया। इसको मशीन ऑपरेट करनी अच्छी आती है, इसको मशीन ऑपरेटिंग का काम दे दिया। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बढ़िया मैनेज वो है, इलेक्ट्रिसिटी का काम अच्छा जानता है तो इसको अच्छा वो काम दे दिया। मतलब ऐसा काम दो जो इंसान अच्छे से जानता है, जिसमें एक्सपर्टाइज नॉलेज हो उस बंदे को। फंक्शनल फॉर्मेनशिप का मतलब है कि हर फंक्शन पे उस बंदे को बिठाया जाए जो उसको अच्छे से परफॉर्म कर सके। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप देखो अभी मैं पढ़ के भी सुना देता हूं। देखो कह रहे एक टास्क को कई पार्ट में बांट दो, कई पार्ट में बांट दो, उसके सब पार्ट करो और ये जो पार्ट है उसके स्पेशल मतलब करने वाले को ही दो। देखो इनटू मैनी स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज असाइंड टू एन एक्सपर्ट। मतलब क्या, हर एक काम को, बड़े काम को कई टुकड़ों में बांट दो, छोटे छोटे टुकड़ों को एक्सपर्ट को असाइन कर दो। ये काम तेरे को करना है, ये काम तेरे को करना है, ये तेरे को, ये तेरे को, ये तेरे को, है ना। एक बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। एक बड़ा काम किसी दो आदमी के ऊपर थोप दिया, गलतियां तो होगी, समझ आई नहीं आई? गलतियां तो होगी। अगर मान लो एक स्टोर डिपार्टमेंट है, उसके अंदर में भी बहुत काम होता है। एक स्टोर इंचार्ज होता है, एक स्टोर कीपर होता है ना, एक स्टोर हैंडलर होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। मतलब उस काम को कई टुकड़ों में बांट दिया, छोटे छोटे टुकड़े पे सभी को
काम दे दिए कि भाई आपको ये संभालना है, आपको ये संभालना है, आपको ये संभालना। एक स्टोर अकाउंटेंट होता है, स्टोर अकाउंटिंग करता है, जो कितना माल आया, कितना माल गया, कितना माल स्टॉक में है, कितना माल का फिनिश गुड्स का स्टॉक पड़ा है, कितना सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक पड़ा है। सभी लोग अपना अपना काम संभालते हैं, यही तो ये बोल रहे हैं। छोटा छोटा काम सभी लोगों के हाथ में सौंप दो ताकि एक्सपर्टाइज नॉलेज मिले हमको। एक्सपर्ट से काम मिलेगा तो मतलब एफिशिएंसी अच्छी आएगी ऑर्गेनाइजेशन में। पहला पॉइंट समझा। अब देखो इन्होंने कैसे बांटा, ये पता है क्या कहना चाह रहे हैं अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट की पद्धतियों में, टेक्निक्स में। भाई हमारे जो मैंने प्रिंसिपल दिए ना, ऐसे पालन करवाओ। अब कोई इससे पूछे कि भाई कैसे फॉलो करे ये प्रिंसिपल, तो ये ऐसे ही बता रहे कि ऐसे फॉलो कर लो, ठीक है। फंक्शनल फोरमैनशिप बनाओ पहले तो, ठीक है। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, देखो डेजिग्नेशन ऑफ हेड, देखो प्लानिंग इंचार्ज है, देखो प्रोडक्शन इंचार्ज, देखो प्लानिंग डिपार्टमेंट एक, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक, ठीक है। डेजिग्नेशन देखो ऑफ अ हेड, प्लानिंग इंचार्ज रखा इसमें, प्लानिंग इंचार्ज को प्लान करने का काम दिया। डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशलिस्ट, देखो इंस्ट्रक्शन क्लर्क है, कार्ड क्लर्क है, रूट क्लर्क है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है, एंड डिसिप्लिन्ड क्लर्क है ना। मतलब कहने का क्या है, देखो इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या है, ये इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई इस तरीके से ये क्वालिटी का ऐसा ऐसा माल तैयार करना है, ठीक है। रूट क्लर्क तो वह ऐसे ऐसे प्रोसेस से जाके ये काम होएगा, रूट डिसाइड करना उसका काम होता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, मान ले भाई इसने ऑर्डर दिया अपने को, अपनी फैक्ट्री में ऑर्डर आया है, 10 लाख रुपए का ऑर्डर दिया है कि माल तैयार करके देना है इसको। अब आप कॉस्ट और टाइम लगाएंगे ना, उस हिसाब से बताएंगे कि भाई इतनी लागत है, सीधी सी बात है ना। मार्जिन तो तभी डिसाइड होगा ना। भाई इसके काम को करने में 7 लाख रुपए लग रहे हैं, बिजली से लेके लेबर से लेके हर चीज करके 3 लाख रुपए आप बचा रहे हैं, महीने का टाइम है, समझ आई। महीने में 10 लाख का इसका माल तैयार करके दे देंगे हम, तो हमने इसको मंथ का टाइम दे दिया। टाइम एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना, इसको बताना भी पड़ेगा। अगला पूछेगा ना टाइम बताओ कितना लगेगा, मैं बोला भाई कैलकुलेट करके बताते हैं। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क को देंगे ये काम कि भाई टाइम कैलकुलेट करके बताओ स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से। भाई एक दिन में एक लेबर इतनी यूनिट बना लेता है स्टैंडर्डाइज, तो कितने दिन में अगले का बन जाएगा, काम हो जाएगा। बात ये है, सही है। तो ये बात है, समझाया नहीं आया। देखो वैसे ही यहाँ पे भी डिफाइंड है, देखो ये रहा, इससे ज्यादा समझ आएगा। देखो प्लानिंग ऑफिसर, देखो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिन और नीचे वर्कर आते हैं। और ये प्रोडक्शन ऑफिसर, देखो इसके नीचे स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये 4 लोग आ जाएंगे, इनके नीचे वर्कर होंगे, सही है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या होएगा, मान लो इसने मेरे को ऑर्डर दिया, भाई इंस्ट्रक्शन कार्ड लिखेगा ना, मैं लिखूंगा भाई इस बंदे को ये क्वालिटी की ये पीस चाहिए, ये क्वालिटी की ये पीस चाहिए, ये चीजें चाहिए, इसको स्पेसिफिकेशन लिख के दूंगा एक कार्ड पे। मतलब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, मैं एक कार्ड पे इंस्ट्रक्शन लिख के दूंगा। इसके बाद में रूट क्लर्क, रूट डिसाइड करेगा कि भाई कैसे कैसे ये काम होगा, ठीक है। रूट डिसाइड करना रूट क्लर्क का काम है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये क्या करेगा, टाइम और कॉस्ट का अंदाजा लगाएगा, कितने रुपए इसके बजट इसके प्रोजेक्ट में लगेंगे करने में पूरा, और कितना टाइम कंज्यूम होगा। इसके बाद डिसिप्लिन वाला बंदा क्या करेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करके चलेगा। प्लानिंग ऑफिसर के नीचे जो है ये काम होंगे, प्रोडक्शन ऑफिसर के नीचे ये काम होंगे। स्पीड बॉस देखेगा कि भाई हमारा काम जो है स्पीड से चल रहा है नहीं चल रहा, हमारी मशीनें रफ्तार से चल रही है नहीं चल रही, लेबर टाइम पास तो नहीं कर रहे, देखने का काम है इसका। गैंग बॉस, गैंग बॉस क्या एक ग्रुप होता है, उस गैंग का एक बॉस होएगा, बोले तो लीडर, एक लीडर भी बनाना जरूरी है ना, देखने का भाई सारा काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, सारा सिस्टम चल रहा है, भाई लीडर हो गया, एक तरह से संभालेगा सारा काम। रिपेयर बॉस, मान लो मशीनें एक टाइम पे रुक गई, तो बिजली वाले इंजीनियर वगैरह सब होते हैं फैक्ट्री में, मशीन रुकने नहीं देते, मशीन को एट द टाइम रिपेयर करते हैं। छोटे मोटे फॉल्ट में तो एट द टाइम रिपेयर हो जाती है, थोड़ी अब बड़ा फॉल्ट हुआ तो रुक भी जाती है, क्या पता। रिपेयर बॉस क्या करते हैं, मशीनों को चलने देते हैं, मतलब ये देखते हैं कि भाई मशीनें रुके ना। जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन होते हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मशीनों की देख रेख करने का काम करते हैं, ठीक है। और इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्या करता है, इंस्पेक्ट करता रहता है सारी चीजें सही से चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। स्पीड बॉस क्या करता है, स्पीडली काम करवाने की कोशिश करता है, ठीक है। इनकी एक्सप्लेनेशन नीचे भी दी हुई है, देखो। इसके बाद में स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन। देखो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। मैंने जैसे बताया था,
हर चीज का एक स्टैंडर्ड सेट करो, हर चीज का एक स्टैंडर्ड सेट करो। स्टैंडर्डाइजेशन का सीधा सीधा मतलब ये है, ये 10 यूनिट 1 घंटे में बनती है, टाइम का स्टैंडर्ड हो गया। माल का भी स्टैंडर्ड करो, इस यूनिट में 10 ग्राम प्लास्टिक लगता है, 12 लग गया तो हमारा नुकसान हो गया ना भाई। 1 करोड़ पीस बने, 2 ग्राम फालतू लग गया, 2 करोड़ ग्राम फालतू लग गया नहीं लग गया, हमारा तो नुकसान हो गया तेरे चक्कर में। समझ आ रही है? स्टैंडर्डाइजेशन हर चीज का करो, कोई कॉस्टिंग ज्यादा ना आए, मतलब चीपेस्ट वे में काम करवाना है ना हमको। हर चीज का स्टैंडर्ड हो। इस रिमोट को बनाने में 10 यूनिट बनाने में घंटा लगता है, ठीक है, सीधी बात। एक टाइम का स्टैंडर्ड बांधो, हर चीज का स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। यूं नहीं है कि कभी भी किसी ने कुछ भी कर लिया, स्टैंडर्ड बनाओ प्रॉपर हर चीज का। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। हर चीज का, टाइम का हो, लेबर का हो, उसका आने का टाइम हो, उसके जाने का टाइम हो, उसका काम करने का टाइम हो, हर चीज का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। इन्होंने ये कहा तभी मैनेजमेंट अच्छी हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी, कुछ भी कर लो, ठीक है। इसके बाद में आगे चलो, स्टैंडर्डाइजेशन तो हो गया। सिंप्लीफिकेशन, व्हाट इज सिंप्लीफिकेशन? दिस इज कॉल्ड परमापीकरण, हिंदी में बोलते हैं इसको परमापीकरण। परमापीकरण का मतलब क्या है? सिंप्लीफिकेशन करना। अब जैसे मान लो मेरी जूते की इंडस्ट्री है, चप्पल की इंडस्ट्री है, अब 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे यूनिट बनाने लग गया तो भाई मेरा तो माल बिक लिया। मैं वही चीज करूंगा, वही चीज बनाऊंगा जिसमें सारे सेटिस्फाइड और लगभग सबके आती हो। 99% लोगों के लिए चीज बना रहे हम, 1% अपग्रेड खली जैसे लोग बच गए, उनके लिए यूनिट बनाने लग गए हम, तो हमारी बिकेगी ही नहीं। 12 नंबर का जूता मैं बनाऊंगा, 1000 यूनिट मैंने बनाई, 3 बिकी मेरी साल में। ऐसे 3 लोग ही आए, 997 यूनिट तो पड़ी रहेगी, उसमें मेरा पैसा भी ब्लॉक हो गया है ना। वो माल भी यूं का यूं पड़ा रह गया, वो बिका भी नहीं, सेल में निकाला तो भी नहीं बिका। तो 12 नंबर के जूते का करेंगे या सिर फोड़ेंगे उन जूतों के साथ? समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये मतलब होता है, समझ आई नहीं आई? नेक्स्ट पार्ट इसका बाद में, ठीक है। यहां तक हुआ है, ध्यान रखना। ओके, कर दी।